आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 6 का, जिसका उन्वान है गारो। सबक गारो को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने मुताला किया है हमारे सबक का, और दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं, जिसके अंदर हम दरसी किताब के अंदर दिए गए सवालात की मश्क करेंगे, उनके जवाब ढूंढेंगे और जो अमली काम हमें दिए गए हैं उन कामों को हम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं दूसरा हिस्सा गारो सबक का, मश्की सवालात। बच्चों सबसे पहले हमें कुछ अल्फाज दे रखे हैं जिसे हमें बुलंद आवाज़ में पढ़ना है, तेज़ आवाज़ में पढ़ना है। ये तेज़ आवाज़ में बुलंद ख्वानी आपसे इसलिए की जाती है, इसलिए करवाई जाती है ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो जाए, आपको लफ्ज़ों की अदायगी आ जाए और आपको पता चल जाए कि किस लफ्ज़ को किस तरह से अदा किया जाएगा, किस तरह से बोला जाएगा। तो मैं बोलूँगा और आपको मेरे साथ ही बोलना है, तेज़ आवाज़ में बोलना है, बुलंद आवाज़ में बोलना है। मुआशरा क्या है ये? मुआशरा, मुआशरा यानी हमारा समाज। तो आपको बोलना है मुआशरा। खूखार, खूखार, खूखार जंगल में खूखार जानवर मिलते हैं। खून पीने वाले, चीर फाड़ कर मार देने वाले दरिंदे। तो कहिए आप खूखार, खूखार। आगे आते हैं हम क़ब्ल मसीह। क़ब्ल मसीह, क़ब्ल यानी होता है बच्चों पहले। क़ब्ल के माने क्या होते हैं? पहले। और मसीह ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है। क़ब्ल मसीह यानी हज़रत ईसा से पहले। जब तारीख़ लिखी जाती है तो तारीख़ 2 लिखी जाती हैं। एक तो ईसवी सन के अंदर ये जो हम देखते हैं तारीख़ सन वगैरह होते हैं ये, और एक होती है ईसा से पहले की तारीख़ जिसको हम BC भी कहते हैं। तो क़ब्ल मसीह पढ़िए आप, क़ब्ल मसीह। आगे आते हैं हम, एक नदी का नाम दिया गया है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिया गया है जो हिंदुस्तान के मशरिक़ी हिस्से के अंदर मिलती है। बहुत बड़ी नदी है, हिमालय के पहाड़ों से निकलती है और बांग्लादेश और फिर जो है हमारी बंगाल की खाड़ी के अंदर ये नदी चली जाती है, गिर जाती है। तो आपको बोलना है ब्रह्मपुत्र। तेज आवाज में बोलना है, बुलंद आवाज में बोलना है, और जब बोलें तो तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है, साफ बोलें और तलफ़्फ़ुज़ की सही अदायगी करें। आगे है रिहाइश। रिहाइश, रिहाइश जहां बसावट हो, रहने की जगह हो, रिहाइश। आगे है तरगीब। तरगीब, तरगीब देना, तरगीब दिलाना, हिम्मत बढ़ाना, हौसला अफजाई करना, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करवाना, तरगीब देना। पढ़िए आप तरगीब। आगे आते हैं हम मुक़द्दस। मुक़द्दस पाकीज़ा, जो इज्जत के काबिल हो, मुक़द्दस, मुक़द्दस सरज़मीन। ये थे बच्चों वो अल्फाज जिसकी हमने बुलंदख्वानी की, आपने बुलंदख्वानी की। आगे आते हैं हम, यहाँ आपको गारो कबीले के बारे में जो हमने सबक में पढ़ा था उन चीज़ों के बारे में आपको फिर से थोड़ी सी याद दिलाई जा रही है, आपको बताया जा रहा है। तो बच्चों हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ गारो ही नहीं, बहुत सारे कबीले मिलते हैं और साथ में कबीले शर्मिंदा भी शर्मीले भी होते हैं। ये कबीले शर्मीले भी होते हैं, ज़रा सी बात के ऊपर शर्मा जाते हैं, आम इंसानों के सामने नहीं आते, जंगलों में ही रहते हैं, वहीं मज़े से रहते हैं, खुश रहते हैं। ना तो ये हमारी ज़िंदगी में दखल देते हैं और ना ही हमारी ज़िंदगी के अंदर आम लोगों के बीच में ये आना चाहते हैं। तो इन कबीलों को हमें इनके हाल पे ही छोड़ देना चाहिए, इनको जैसे हैं वैसे ही रह देना चाहिए, इनको देखने की या इनके बीच में जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई बार ये अपने आप की हिफाजत के लिए, अपने आप की हिफाजत करने के लिए हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इनको जैसे ये हैं उसी हाल में रहने दें और इनसे दूर रहना ही बेहतर है। तो दूसरे कबीलों से ये नहीं मिलते हैं, दूसरे लोगों से ये कम ही मिलते हैं। आगे आते हैं हम, यहाँ पर आपके सवाल दिया गया है, सोचिए और बताइए। में आपको बताना है इसका जवाब कि गारो कबीले के लोग एक मुकाम पर क्यों बसना चाहते थे। गारो कबीले के लोग एक मुकाम पर क्यों बसना चाहते थे। बच्चों जब हमने सबक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि गारो कबीला जो है बहुत परेशान रहता था,
जंगली जानवर उनके ऊपर हमला करते रहते थे, खाना बदोश थे, इधर उधर भटकते रहते थे। तो भटकने के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। जंगलों से जब गुजरते थे तो जंगली जानवर और खूंखार जानवर, दरिंदे जो थे, इनके ऊपर हमला करते थे, खूरेजी करते थे। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें इनको मुहैया नहीं होती थी, खाने पीने के सामान इनको फराहम नहीं होते थे। और जब सफ़र करते हैं तो मौसम की मार भी पड़ती है, कई तरह के मौसम का सामना करना पड़ता है, तो मौसम भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो जो तकलीफ़ इनको मिलती थी, इससे ये बड़े परेशान रहते थे इन तकलीफ़ों से, और ये चाहते थे कि हमारा कबीला एक जगह बस जाए और हमें इन तकलीफ़ों से निजात मिल जाए। तो इसका जवाब आपको लिख लेना है अपनी नोटबुक के अंदर कि गारो कबीले के लोग एक मुकाम पर इसलिए बसना चाहते थे क्योंकि खाने की तलाश में भटकने के अलावा गारो कबीले को ख़राब मौसम और जंगली जानवरों से भी मुकाबला करना पड़ता था, जिसकी वजह से गारो कबीले के लोग बहुत परेशान रहते थे। खाना इनको वक्त पर नहीं मिलता था, जंगलों में खाना कभी मिल जाए और कभी नहीं मिले। तो ये अपने खाना नहीं मिलने की वजह से, जानवरों के हमले से, मौसम की मार से, सर्दी गर्मी बरसात हर तरह का मौसम रहता था जंगलों के अंदर, तो ये परेशान रहते थे और ये एक जगह एक मुकाम पर बसना चाहते थे। ये था पहले सवाल का जवाब, जिसको आपको नोट कर लेना है। आगे आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, आसाम के राजा ने गारो कबीले को आगे बढ़ने से क्यों रोक दिया? जब गारो कबीला अलग अलग रास्ते तय करता हुआ, मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ आसाम के कूच बिहार में आया, कूच बिहार का इलाका जो है उस वक्त आसाम के अंदर पड़ता था। तो जब ये कबीला कूच बिहार के अंदर आया तो कूच बिहार के अंदर आसाम के राजा का कब्जा था, कूच बिहार के ऊपर उसकी हुकूमत चलती थी। तो जब उसको पता चला कि कबीला यहाँ पर आया है और हमारा कूच बिहार में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो राजा को ऐसा लगा कि ये कबीला मेरी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लेगा। तो जब उसको लगा कब्जा कर लेगा तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं आने दूंगा। तो उसने उनको वहीं रोक दिया, अपने बॉर्डर के ऊपर रोक दिया, अपने हुकूमत से बाहर रोक दिया, अपने हिस्से से, कि भाई तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम्हें बाहर ही रहना है, अंदर नहीं आना। तो इसलिए जब उसको लगा कि मेरी हुकूमत पर कब्जा कर लेंगे, मेरी ज़मीन दबाने की कोशिश करेंगे ये लोग, क्योंकि बहुत बड़ा कबीला आ रहा था, तो उसने उनको आने से मना कर दिया। जवाब इसका लिखना है आपको, ये देखिए आप, आसाम के राजा ने गारो कबीले को आगे बढ़ने से इसलिए रोक दिया था क्योंकि उसको लगता था कि गारो कबीला उसकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रहा है, क्योंकि उसको लगता था कि गारो कबीला जो आ रहा है ये मेरी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लेगा, मेरी ज़मीन को दबा लेगा। तो इसलिए उसने आगे बढ़ने से ही रोक दिया कि नहीं, मैं अंदर ही नहीं आने दूंगा, तो मेरी ज़मीन पर कैसे कब्ज़ा करेंगे। लेकिन जापा जलनीपा और सुकपा बुंगीपा ने उसको समझाया जाकर और अपने कबीले की एक लड़की की शादी भी उससे कर दी। इससे वो राज़ी हो गया, मान गया और इनको आगे बढ़ने का रास्ता दे दिया। आगे आते हैं हम सवाल नंबर 3 की जानिब। जापा जलनीपा और सुकपा बुंगीपा के नाम अकीदत से क्यों लिए जाते हैं? जापा जलनीपा और सुकपा बुंगीपा के नाम अकीदत से क्यों लिए जाते हैं? तो बच्चों, इनके नाम अकीदत से इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने गारो कबीले को मुश्किलात से निकाला। जो भटकता रहता था कबीला, कभी इधर भटक रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इस जंगलों में, कभी उस जंगलों में, जंगली जानवर उनके ऊपर हमला करते थे, मौसम की उनके ऊपर मार पड़ती थी, कभी बरसात के अंदर बीमार पड़ रहे हैं, कभी सर्दी के अंदर बीमार पड़ रहे हैं, कभी गर्मी से उनका सामना पड़ रहा है, और फिर जंगलों के अंदर खाने पीने के अशिया भी इतने नहीं थे कि वो आराम से खा ले पी ले उनको। तो वो कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, उनको परेशान रहते थे। लेकिन जब जापा जलनीपा और सुकपा बुंगीपा आए तो उन्होंने उनकी परेशानियों को पहचाना और आपने आपसे बात की कि हम इनकी इन परेशानियों को दूर करेंगे, हम अपने कबीले को ऐसी जगह बसाएंगे कि जहां पर इनको सभी तरह के अशिया मुहैया हो जाएं और ये आसानी की ज़िंदगी जी सकें। और इन्होंने कोशिश भी की और आगे चलकर जब बड़े हुए तो अपने कबीले को ये ऐसी जगह ले गए कि जहाँ पर ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, पेड़ पौधे थे, खूब जड़ी बूटियाँ, अच्छी तरह की फल फ्रूट वगैरह सभी चीज़ें वहाँ पर मुहैया थी, शिकार के लिए खूब जानवर थे और जंगली जानवरों का ख़तरा कम था। उस जगह पे ले जाके इन्होंने बसा दिया। तो उस बसावट की वजह से और रास्ते में आने वाली परेशानियों का जिस तरह से इन्होंने मुकाबला किया, उसकी वजह से जो मेघालय के लोग हैं, गारो लोग हैं, इनको आज भी अक़ीदत की नज़रों से देखते हैं, बहुत इज्जत करते हैं इन लोगों की। इसको लिखना है कॉपी के अंदर आपको। गारो कबीला हमेशा खाने की तलाश में
इधर उधर भटकता रहता था। ख़राब मौसम और जंगली जानवरों की वजह से कबीला परेशान रहता था। ख़राब मौसम और जंगली जानवरों की वजह से कबीला हमेशा परेशान रहता था। लेकिन जापा जल्लीपा और सुखपा बुंगीपा ने गारो कबीले को इन मुश्किलात से निकाल कर ऐसी जगह बसाया जहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीन, जड़ी बूटियाँ, पहाड़ी, झरने और परिंदे मौजूद रहते थे। ये उनको ले गए और ऐसी जगह पे ले गए कि जहाँ पर हर तरह की इनको जो चीज़ें होती हैं वो मुहैया थी, इनकी ज़िंदगी आसान हो जाने वाली थी। तो ये लोग इनकी दोनों की बड़ी इज्जत करते हैं। ये था सवाल नंबर 3 का जवाब। आगे आते हैं। अगला सवाल चौथा आपसे पूछ रहा है, गारो पहाड़ी किस सूबे में वाक़ है? गारो पहाड़ी किस सूबे में? बहुत आसान जवाब है इसका, आपको पता होगा। हिंदुस्तान के सूबे मेघालय के अंदर एक सूबा है मेघालय, उसके अंदर ये गारो पहाड़ी मौजूद है। गारो पहाड़ी मेघालय में वाक़ है। आगे चलते हैं हम। आगे आपको खाली जगह भरनी है। खाली जगह के लिए आपको दिए तो जगह है और सामने जो अल्फाज दे रखे हैं, 2 लफ्ज़ दे रखे हैं, जिसमें से आपको देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो हमें यहाँ पर भरना है। तो बच्चों, पहली खालिस्तान है हमारा। कबीले के लोग उनकी बड़ी करते थे इज्जत के नफरत। क्या करते थे? उनकी इज्जत करते थे। तो आपको यहां पर इज्जत लिख देनी है। कबीले के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। जल्लीपा और बुंगीपा ने अपने साथियों को हमेशा आगे या सामने आगे बढ़ने की तरकीब दी कि सामने बढ़ने की तरकीब दी? आगे बढ़ने की तरकीब दी, यानी कि आगे बढ़ने के लिए उनका हौसला अफजाई करते रहे, आगे बढ़ने की तरकीब दी। आगे आते हैं हम। तीसरा हमारा खालिस्तान है। गारो तहजीब हिंदुस्तान की शान है कि आन है? हिंदुस्तान की आन भी है, हिंदुस्तान की शान भी है, लेकिन हमारे निसाब के अंदर जो हमारी किताब में इसमें शान है, तो हम इसको शान ही लिखेंगे। तो गारो तहजीब हिंदुस्तान की शान है। हिंदुस्तान की क्या है? शान है। आगे आते हैं हम। गारो कबीला इसे मुकद्दस मानता है। जमीन के जगह मुकद्दस जमीन मानता है। गारो कबीला इसे मुकद्दस जमीन मानता है। ये थे बच्चों खालिस्तान। तो आप देखिए इसमें क्या कैसे भरा है आपने, कि पहले में आपने इज्जत भरा है, दूसरे में आगे, तीसरे में शान और चौथे में जमीन आपको भर लेना है। आगे चलते हैं। देखो, इस सबक में 2 लफ्ज बाअसर और गैर मामूली आए हैं ना, हमारे सबक के अंदर आए हैं। क्या आए हैं? बाअसर। देखो, बाअसर, और दूसरा है गैर मामूली। गैर मामूली, गैर मामूली। अब ये जो आए हैं, तो इसके अंदर आगे एक दूसरा लफ्ज जोड़कर, यानी मुरक्कब है, लेकिन इसको जब मुरक्कब बनाया गया है तो मुफरिद से मुरक्कब बनाया गया है। ये था असर। असर के आगे जोड़ा गया है बा। असर के आगे क्या जोड़ा गया है? बा। और देखो इधर मामूली के आगे जोड़ा गया है गैर। तो ये मामूली हो गया गैर मामूली और असर हो गया बाअसर। ऐसे ही हम इसके यहां पर ये बे भी लिख सकते हैं, तो ये बेसर हो जाएगा। बेसर हो जाएगा ना। तो बच्चों, ये आगे जो लग रहे हैं, आगे लग के जो माने पैदा कर रहे हैं, तो जो आगे लगे हुए लफ्ज जो हैं ये साबका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नए अल्फाज बन रहे हैं आगे लगाने से, इन अल्फाजों को साबका कहा जाता है। और अगर ये पीछे लगे तो ये लाहका कहा जाएगा। आगे लगे तो साबका और पीछे लगे तो लाहका। अब आप देखिए यहां पर इस सबक में 2 लफ्ज बाअसर और गैर मामूली आए हैं। उनमें लफ्ज असर से पहले बा और लफ्ज मामूली से पहले गैर लगाकर नए अल्फाज बनाए गए हैं। मामूली के आगे गैर लगा दिया तो नया बन गया गैर मामूली, और असर के आगे बा लगा दिया तो नया अल्फाज बन गया बाअसर। किसी लफ्ज के शुरू में अगर कोई इजाफा किया जाए
तो उसे साबका कहते हैं। शुरू में कुछ इजाफा करके और नया अल्फाज बनाया जाए, जैसे मामूली के आगे गैर लगाया तो गैर मामूली नया अल्फाज आया हमारा। तो शुरू में इजाफा करके नया अल्फाज बनाया जाए उसे साबका कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसे साबका। इसको आपको लिख लेना है अपनी किताब के अंदर। और अगर पीछे कोई नया अल्फाज जोड़कर बनाया जाए, पीछे कुछ इजाफा करके नया अल्फाज बना दिया जाए, तो उसे कहा जाएगा लाहका। तो यहां पर हमारे सिर्फ साहके के लिए आपको इस तरह के 5 अल्फाज लिखने हैं। कौन से? जिसमें साबका हो। 5 अल्फाज ऐसे लिखने हैं जिनमें साबका हो। तो 5 अल्फाज मैं लिखकर लाया हूं, लेकिन ये आपके लिए नहीं है बच्चों, आपको इसके अलावा दूसरे लिखने हैं, कोई और छांटकर। अपने आसपास से बहुत सारे हैं, आपको मिल जाएंगे। तो नया अल्फाज बनना चाहिए, जो पुराना है उसके आगे कुछ इजाफा करके, कुछ दो छोटा सा लफ्ज लगा के, और नया अल्फाज, नया लफ्ज बनना चाहिए। तो देखिए पहला बनाया मैंने बाइज्जत। इज्जत के आगे बा लगा दिया। इज्जत के आगे क्या लगाया? बाइज्जत। इज्जत के आगे बाइज्जत यानी इज्जत के साथ, बा यानी साथ। और अगर मैं बे लगा दूं, बेइज्जत, तो वो भी एक नया लफ्ज बन जाएगा। वो हो जाएगा जिसकी इज्जत नहीं हो, बेइज्जत। दूसरा है खूबसूरत। सूरत के आगे साब का लगाया गया है खूब। सूरत के आगे क्या लगाया गया है? साब का लगाया गया है। और साब का क्या है? खूब। खूबसूरत। ऐसे ही अगला है बदसूरत। इसमें साब का क्या है? बद। बदसूरत। फिर बदनसीब। चौथा क्या है? बदनसीब। नसीब के आगे साब का लगा दिया मैंने बद, तो ये हो गया बदनसीब। अगर मैं इसके आगे खुश लगा दूं तो वो हो जाएगा खुशनसीब। बेमुरव्वत। बेमुरव्वत। मुरव्वत एक लफ्ज है जिसके आगे मैंने बे लगाया है। बे भी एक लफ्ज है, तो ये हो गया नया अल्फाज बन गया, नया लफ्ज बन गया बेमुरव्वत। तो इस तरह से आपको 5 और बनाने हैं इसके साथ ही, और वो अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं आपको। ये मैंने आपको समझाने बतौर यहां पर लिखे हैं, इसे भी आप नोट कर लें। और आपको नए और 5 अपनी कॉपी के अंदर बनाकर लिखने हैं। ये था बच्चों साबका से मुतालिक। जो आगे चलते हैं, नीचे दिए गए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जुमला बनाना है आपको। जुमला वही 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का, 2 से ज्यादा लफ्जों का मजमुआ, जिससे बात समझ में आ सके। अमन पसंद, खुशगवार, खूबसूरत, गैर मामूली, रहनुमाई, ये लफ्ज हैं आपके लिए और इनके बनाने हैं आपको। तो मैंने बनाए, देखो अमन पसंद का बनाया है। हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। आपको यहां पर सीखना है, बनाना सीखना है और खुद दूसरा बनाना है दूसरे तरीके का। हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। खुशगवार, बरसात के बाद मौसम खुशगवार हो जाता है। बरसात के बाद मौसम खुशगवार हो जाता है। और खूबसूरत का बनाया है, ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है। ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है। आप कह सकते हो हवा महल एक खूबसूरत इमारत है, या और कोई भी आपको नजर में कुछ आए। गुलाब एक खूबसूरत फूल होता है। कमल एक खूबसूरत फूल होता है। कुछ भी आप जो देना चाहो अपने हिसाब से आपको जुमले बनाने हैं जिसमें ताजगी हो और नएपन का एहसास हो। इस तरह के जुमले आपको बनाने हैं। आगे देखो, गैर मामूली। गैर मामूली का कैसे बनाना है? हिंदुस्तान की आज़ादी में गांधी जी ने गैर मामूली किरदार अदा किया है। गांधी जी ने हिंदुस्तान की आज़ादी में गैर मामूली किरदार अदा किया है। आपको दूसरा बनाना है गैर मामूली का इस्तेमाल करते हुए, रहनुमाई। एक सच्चा इंसान कौम की सच्ची रहनुमाई कर सकता है। एक सच्चा इंसान ही कौम की रहनुमाई कर सकता है। रहनुमाई करना, कौम की अगुवाई करना, कौम का रहनुमा बनना, उसके हालात से उसको आगाह करना, वाकिफ कराना। ये थे बच्चों जुमले जिसका हमने इस्तेमाल किया। मैं आपको फिर बता दूं कि आपको अलग इससे बनाने हैं और कुछ नयापन लेकर आना है आपके जुमलों के अंदर। आगे आते हैं हम कि आपके सूबे के बारे में कुछ बता रखा है। अगर वहां पर कोई कबीला मिलता है, हमारा सूबा राजस्थान है, राजस्थान के अंदर भी कई कबीले हैं, तो आप अगर उनके बारे में कुछ जानते हो तो अखबारों से कुछ कटिंग वगैरह जमा कीजिए, कुछ फ़ोटो वगैरह वहाँ से आपको मिल जाएं
तो वो जमा कीजिए और अपनी नोटबुक के अंदर उनको लगाइए, चिपकाइए और उनके बारे में मुख्तसर सा नोट लिखिए। दूसरा ये कि अगर आपने कोई सफ़र किया है तो आपने सफ़र के ऊपर आपको एक मजमून लिखना है। कितना बड़ा मजमून? कम अज़ कम 10 लाइनों का मजमून आपको लिखना है। मजमून नवेसी एक फ़न है और हमारे इम्तिहान के अंदर भी आएगी। आपको मजमून लिखना है, अपने सफ़र का पूरा जो आपने सफ़र में देखा वो चीज़ें आपको अपने मजमून के अंदर लिखनी है और कम से कम 10 लाइनें आपको उसके अंदर लिखनी है। यह था बच्चों सबक गारो का दूसरा हिस्सा, जिसके अंदर हमने सवालात जवाबात देखे और उनको हल किए। सारे हमने हल कर दिए हैं। और इसके अलावा आपको कुछ ऐसी मुश्किल चीज़ लगती है तो आपको फिर से वीडियो के अंदर पीछे जाना है, उसको देखना है और उसको क्लियर कर लेना है। अगले सबक के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।